हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं क्वेश्चंस को। आज का पहला प्रश्न है, विथ रेफरेंस टू द एलओआईज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अब एलओआई के सापेक्ष में इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर। अब एलओआई है तो दो मिक्सचर का टाइप ही होगा। सॉरी यार, पहले ही शुरू हो गया। एलओआई है तो ये दो मिक्सचर का बनेगा, या तो मेटल और मेटल होगा, या मेटल और नॉन मेटल होगा, या मेटल और कोई अदर चीज़ होगा जिसके ये हेल्प से दोनों मिलके बना होगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर, ये सही है। इट शोज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इस कंस्टिट्यूएंट्स। तब देखिए दो चीज़ से बन के मिल बना होगा तो दोनों का तो प्रॉपर्टी ये दिखाएगा ही, तो ये भी ऑप्शन सही है। और इसमें मेरे को पूछ क्या रहा है, जो गलत ऑप्शन कौन है। फिर तीसरा आता है, इट कंटेन्स मेटल ओनली, नहीं ये गलत ऑप्शन है। फिर आता है, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल मेथड्स। सो ये ऐसा किया जा सकता है, फिजिकल मेथड के कारण इसको वो ऑब्टेन किया जा सकता है। नहीं, जो एक चीज़ बन गया तो उसका अलग अलग नहीं कर सकते हैं ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मोर देन वन गलत है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। अब देखिए एलवाई की बात आई है यहाँ पे, तो एलवाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। अब देखिए एक एलवाई है आपको ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज में किस किस चीज़ का वो कम्बिनेशन होता है, इसमें होता है आपको कॉपर और एक होता है टीन। इसमें कॉपर का जो परसेंटेज होता है 90% होता है, वहीं पे टीन 10% में होता है। फिर नेक्स्ट एलवाई आपको हो गया ब्रास। ब्रास में आपको कॉपर जो कि 70% होता है और जिंक इसमें 30% होता है। ये ब्रास हो गया। फिर एक स्टील हो गया। स्टील स्टील को फिर से देखें। स्टील के अंदर फेरम, जिसको आयरन बोलते हैं, जो कि 99% होता है। फिर इसमें कार्बन 1%, सॉरी ये कार्बन होगा, कार्बन इसमें 1% होता है। तो ये स्टील हो गया। फिर एक आता है आपको स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। और ये जो एलॉय है इसके अंदर होता है आपको फेरम मीन्स आयरन। फिर होता है क्रोमियम, कल क्वेश्चन में भी डिस्कस किया गया था साइंस के टॉपिक में। फिर कार्बन, फेरम का जो इसमें परसेंट होता है 74%, क्रोमियम 18% में होता है इसका रेशियो, और ये 8% होता है। तो ये क्लियर हो गया। और स्टेनलेस स्टील का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। फिर बर्तन हो गए, तो इन सब चीज़ में इसका यूज होता है। फिर आपको एक आता है, वो बहुत अच्छा एलॉय होता है जो कि एरोप्लेन के पार्ट्स को बनाने में हेल्प करता है। इसका नाम है ड्यूरा ल्यूमीन। और ये एलॉय इसमें होता है एल्युमिनियम जो कि 93% में होता है। फिर कॉपर हो गया। फिर आपको मैग्नीशियम हो गया। फिर इसमें मैंगनीज प्रेजेंट होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट में एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कोलोइड एंड देयर टाइप्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन है हमारे पास, एरोसोल मिस्ट होता है, ये सही है। जेल, तो ये जेल का एग्जाम्पल नहीं है। सेविंग क्रीम नहीं होगा, ये तो फोम होता है। सेविंग क्रीम फोम होता है। इमल्सन मिल्क है। शॉल मड है। अब देखिए यहाँ पे कोलोइड की बात है तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बताए कि कोलोइड बोलते किसको है। तो चलिए, कोई सब्सटेंस है उसके अंदर दो दो चीज़ मिक्स होकर ही ना कोलोइड बनाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा पार्टिकल मिलके बना होता है, छोटा छोटा एटम से भी छोटा पार्टिकल इसके अंदर होता है। और यह सिंपल टाइप का मॉलिक्यूल होता है जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, कोलोइड बोलेंगे। फिर आपको है इसका एग्जाम्पल। तो देखिए ये 3 फेज़ों में होता है, इसका 2 फेज होता है। एक तो जिसमें वो मिलता है, और कौन सा पार्टिकल कौन सा कोलोइड किस चीज़ में मिलता है, तो इसका 2 मीडियम होता है, वो देख लेते हैं हम। एक होता है आपको डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स फेज। फिर आता है डिस्पर्स मीडियम, जिसको हिंदी में बोलेंगे परिक्षेपित प्रवस्था, और एक परिक्षेपित माध्यम। तो जब देखिए, जब सॉलिड कोलोइड होगा वो गैस में उसको मिक्स करेंगे तो वो क्या बनाएगा, एरोसोल। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, फॉग। फिर आपको आ गया क्लाउड। फिर आ गया मिस्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ एरोसोल क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सेविंग क्रीम है ना, तो उसको हम देख लेते हैं। जब गैस और लिक्विड मिक्स करेगा तो वो क्या बनाएगा, फोम। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सेविंग क्रीम, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर इमल्सन है यहाँ पे, तो इमल्सन कैसे बनेगा, इमल्सन बनेगा आपको लिक्विड कोई है
फिर उसको लिक्विड में मिक्स करेंगे तो वो बन जाएगा आपको इमल्सन। और इसका एग्जांपल मिल्क हो गया, फिर आपको फेस क्रीम हो गया, ये सारे के सारे इमल्सन के एग्जांपल हो गए। तो ये हो गए आपके एलवाई क्लियर। एक सॉल्व को भी देख लेते हैं, सॉल्व कैसे बनेगा। तो जब सॉलिड और सॉलिड को मिक्स करेंगे तो ये सॉल्व बनाएगा, और इसका एग्जांपल हो जाएगा मिल्की ग्लास ले लो आप, मर्ड यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। तो ये एलवाई कॉलवाइड का क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री आपको एंटोन वॉन लेवोसायर को बोलते हैं, यही कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी वाला जो थ्योरी था वो दिए थे ये फादर ऑफ। फिर जॉन डाल्टन ये एटॉमिक थ्योरी दिए थे। जोसेफ प्राइस्टले ये नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं उन्होंने ही डिस्कवर किया था। फिर बॉयल आ गया, ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से भी ये जाने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन। देखिए तो एटम हो गया, तो एटम तो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो इसका सबसे छोटा जो मेजरमेंट का यूनिट होगा तो इसमें आपको नैनोमीटर जो होगा इसका राइट आंसर होगा नैनोमीटर। देखिए 1 नैनोमीटर कितना होता है, इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर नैनोमीटर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न है हमारा, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IUPAC का, तो इसका हेडक्वार्टर आपको USA के अंदर एक जगह है नॉर्थ कैरोलिना, वहाँ पे एक रिसर्च ट्रायंगल पार्क है, रिसर्च ट्रायंगल पार्क कैरोलिना में, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। और IUPAC का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1919 के अंदर। ये ऑप्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉन मेटल एलिमेंट। इसमें से नॉन मेटल कौन है, तो देखिए मेटल नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे पहले उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए ये यूजुअली जो मेटल होता है ना वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड नहीं होता है, वहीं पे उसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन मेटल के अंदर। और नॉन मेटल जो पाया जाता है ना वो राइट पार्ट में, राइट साइड पीरियोडिक टेबल जो ऐसे बना होता है, पीरियोडिक टेबल हो गया, अब इसके राइट साइड में ना नॉन मेटल होता है, और इधर जो होता है ना इस साइड में टोटल मेटल होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। और ये क्या होता है, ये मेटल जो होता है ना सॉलिड रूम टेम्परेचर पे होता है। ओनली वन लिक्विड मेटल है जो लिक्विड है और मेटल भी है, तो उसका एग्जांपल आपको क्या हो गया, वो है आपको मरकरी, जो कि कल हमने बताया था अपने क्लास में। इसका सिंबल होता है Hg। ठीक है, तो ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मेटल होता है साइनी कलर का होता है, वहीं पे इसके जस्ट अपोजिट में नॉन मेटल वो डल कलर का होता है। मेटल अपना शेप और साइज को चेंज कर सकता है, बट उसको जो नॉन मेटल अपना शेप और साइज को चेंज नहीं कर सकता, उसको अगर उस पर हैमरिंग करेंगे, हथौड़ा मारेंगे तो वो टूट जाएगा। मैलेबिलिटी में नॉन मेटल के अंदर जीरो होता है, डक्टिलिटी में नॉन मेटल के अंदर जीरो होता है। इसका एग्जाम्पल होगा आपको कौन सा होता है नॉन मेटल। लेफ्ट साइड में बोले कि मेटल होता है ना, बट लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर में आपको हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, और ये नॉन मेटल होता है लेफ्ट साइड में, ये एक्सेप्शन के रूप में याद कीजिए। फिर आपको हो गया कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, फास्फोरस ले लो, सल्फर ले लो, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं। ठीक है, फिर आपको इनर्ट गैस किसको बोलेंगे, इनर्ट गैस या नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये भी नॉन मेटल्स हैं। फिर हेलोजन हो गए, हेलोजन साल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, तो क्या हो गया इसका क्या क्या एग्जांपल होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हेलोजन हो गए, ये भी नॉन मेटल होते हैं उधर। और ये हेलोजन ग्रुप 17 वाला जो एलिमेंट होता है वो हेलोजन कहलाता है। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल क्लियर हो गया। एक तीसरा होता है आपको मेटालॉइड। मेटालॉइड के अंदर क्या होता है, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होता है, मतलब मिक्स होता है, एक टाइप का एलॉय कह सकते हैं इसको। तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा आपको बोरन, फिर सिलिकॉन आ गया, फिर जर्मेनियम आ गया, फिर एंटीमनी आ गया, फिर टेल्यूरियम आ गया, आर्सेनिक आ गया, ये सारे के सारे ये मेटालॉइड्स है। इसको छोड़ के जितने भी रेस्ट एलिमेंट है 106 के लगभग आसपास सारे के सारे मेटल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आज पहला दिन है तो माफ़ कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट
अब कोई केमिकल रिएक्शन के टाइम में उसका जो मास और कोई भी रिएक्टेंट है, क्या होता है, पहले रिएक्टेंट होता है ना केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता है ना, तो इस साइड कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड का मास जितना होगा इस साइड भी उतना ही होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट के साइज भी मास अगर इधर 100 ग्राम होगा तो इधर भी 100 ग्राम ही होना चाहिए। ये किसने कहा था, तो ये आपको लेवोसायर ने कहा था, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। और रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एन एटम। चलिए इसमें ऑप्शन है थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, नील्स बोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड न्यूक्लियस का डिस्कवरी करवाए थे और इनके कुछ स्टूडेंट थे वो मिलके। फिर आपको आता है थॉमसन, किसकी डिस्कवरी करी थी इन्होंने, तो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था। फिर रदरफोर्ड प्रोटॉन का भी डिस्कवरी किया था। चैडविक आ गया न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। तो ये क्लियर हो गया। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रग इज़ नॉट करेक्ट। तो देखिए ड्रग आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिकुलर मास, ये सही है, इसमें मॉलिकुलर मास ड्रग के अंदर कम होता है। और सभी ड्रग मेडिसिन होते हैं, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये पहले इसको देखते हैं। अगला द ड्रग यूज्ड एज मेडिसिन में एक्ट्स एज पोटेंशियल पॉइजन, ये भी सही है। ज़्यादा अगर मेडिसिन से एक्सेस डोज ले लेंगे तो वो पॉइजन के लिए पॉइजन जैसा वर्क करेगा। फिर आता है डी ऑप्शन ड्रग्स इंटरैक्ट विथ मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स एंड प्रोड्यूस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ड्रग्स मेडिसिन नहीं होता है। ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। इसमें एग्जाम्पल है पहला ट्रैंक्यूलाइजर, यस ट्रैंक्यूलाइजर होता है न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। फिर एनाल्जेसिक है, ये भी है। ट्रैंक्यूलाइजर का क्या वर्क होता है, ये देखिए स्लीपिंग पिल्स बनाने में ट्रैंक्यूलाइजर का यूज़ किया जाता है। फिर ये इसका यूज किस चीज़ में करता है, लोग स्ट्रेस को दूर करने के लिए, या सीवियर हेडेक आ गया, सीवियर इलनेस टाइप का मेंटल डिजीज आया तो उसमें ट्रैंक्यूलाइजर का यूज किया जाएगा। फिर एनाल्जेसिक का यूज कहाँ पे होता है, अब मेंटली आपको अगर पेन होगा तो उसके रिलीफ के लिए आपको एनाल्जेसिक का यूज किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। ऑप्शन है हमारे पास शक्रीन, एलिटेम, शुक्रलोज, एस्पार्टेम। तो देखिए इसमें सारे के सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर ही हैं, बट सबसे ओल्डेस्ट सेक्रीन है। और ये कब बना था, ये 1879 के आसपास में बना था। और इसका जो केमिकल साइंटिफिक नेम होगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो सल्फोवेंजीमाइड, ऑर्थो सल्फोवेंजीमाइड। तो ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। अब एलिटेम का यूज़ कहाँ पे होता था, ये कुकिंग में इसका यूज़ किया जाता है एज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून। तो ये तो एंटीऑक्सीडेंट है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करता है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मोर देन वन, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ सिंथेटिक पॉलीमर्स। ऑप्शन है हमारे पास प्रोटीन, रेजिन्स, स्टार्च एंड बूना एस। अब देखिए प्रोटीन आरएनए के अंदर होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस ये कहाँ पे होता है, आरएनए के अंदर। फिर आपको आ गया रेजिन्स, ये भी एक टाइप का पॉलीमर है। फिर स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो पॉलीसेकेराइड वाला। फिर आता है बूना एस, रबर, ये एक रबर का टाइप है और ये सिंथेटिक पॉलीमर है। तो इसका राइट आंसर बूना एस हो जाएगा। देखिए सिंथेटिक पॉलीमर ये जो है ना, ये 3 टाइप का होता है। एक तो आपको हो गया प्लास्टिक, फिर दूसरा वाला को हम बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर, फिर तीसरा आता है सिंथेटिक रबर। इसमें आपको हो गया बूना एस, सिंथेटिक रबर हो गया। सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल होगा नाइलॉन 6 फिर प्लास्टिक में पॉलीथीन। ये क्लियर। तो चलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर
अब रबर को टाइट करने के लिए, ताकि उसका नेचुरल रबर बिखर ना जाए, तो उसको टाइट करने के लिए वल्केनाइज किया जाता है रबर को, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा वल्केनाइज? देखिए, रबर को, कोई भी रॉ रबर है, कोई रबर है नेचुरल वाला, सॉरी यार, रबर है रॉ मटेरियल रबर का, उसको सल्फ़र के साथ कंबाइन करेंगे 373 डिग्री केल्विन या 400 हाई टेम्परेचर पे उसको वल्केनाइज किया जाएगा, तब वो कैसा बन जाएगा रबर? तो वो हो जाएगा आपको स्टीफेंड, करा टाइप का रबर हो जाएगा, उसके बाद उसका यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैक इट स्टीफेंड, ये करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेक्राइड? ऑप्शन है हमारे पास ग्लूकोज, ये मोनोसेक्राइड होता है। देखिए मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nOn। अब देखिए ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है? ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12 एंड O6। देखिए एन का वैल्यू अगर हम 6 देंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 6 करेंगे 12 होगा, और ये O6 हो गया, तो ये तो क्लियर है, ग्लूकोज नहीं होगा क्योंकि ये मोनोसेक्राइड है। फ्रक्टोज का भी फार्मूला ये ही होता है, ग्लूकोज वाला, तो ये भी हो गया। फिर आपको आता है राइबोज। राइबोज का क्या फार्मूला होता है? तो राइबोज का फार्मूला होता है आपको C5H10O5। तो ये भी मोनोमर का एग्जांपल हो गया, मोनोसेक्राइड का एग्जांपल हो गया, क्योंकि 5 यहाँ पे एन का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 5 इंटू 2 इधर करेंगे तो 10 आएगा, फिर 5 आएगा, तो ये मोनोसेक्राइड। तो लास्ट वाला ऑप्शन स्टार्च इसका राइट आंसर है। एक स्टार्च होता है पॉलीसेक्राइड, और स्टार्च के साथ एक होता है आपको सेलुलोज, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्केलाइन अर्थ मेटल? अब देखिए पीरियोडिक टेबल ऐसे रहता है। अब देखिए इसमें जो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, अल्कली मेटल बोलते हैं। फिर इसके बाद जो आएगा दूसरा ग्रुप का एलिमेंट, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इस साइड में सबसे लास्ट वाला जो होगा उसको इनर्ट गैस बोलेंगे। इससे पहले जो एक होता है ग्रुप 17 वाला, उसको बोलते हैं हैलोजन, ठीक है। हैलोजन का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा आपको? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे हैलोजन हो गए। फिर इनर्ट गैस में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये हो गए। अब देखिए अल्कली मेटल में एक ट्रिक था, हे ली ना ने की रब से फरियाद, तो ये हो गया अल्कली मेटल। फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल में बहुत सुंदर ट्रिक है, बेटा मांगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कन्या सी कैल्शियम, एस्ट्रॉन्शियम, कन्या सुंदर, बाप राजी, ये हो गया, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कैल्शियम है, ट्रू आंसर। फिर मैग्नीशियम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन? तो एक तो हो गया बेटा मांगे, मैग्नीशियम भी हो गया, इसमें एल्युमिनियम जो है वो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हेबर प्रोसेस इज यूज टू प्रिपेयर डैश एट इंडस्ट्रियल लेवल। अब हेबर प्रोसेस का किस चीज़ पे यूज किया जाता है? तो ये अमोनिया बनाने में किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है? नाइट्रोजन से अमोनिया के अंदर इसको फॉर्म किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। तो ये हो गया अमोनिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू हैलोजन ग्रुप? अभी अभी बताए थे हैलोजन ग्रुप 17 वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका जो क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, तो इसका जो होगा आंसर मोर देन 1, ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। देखिए कैटाइन किसको बोलते हैं? जिस एलिमेंट के अंदर या एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे? कैटाइन बोलेंगे। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो इसका मतलब क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है ना। अब ये भाई साहब क्या किए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक अपना किसी एलिमेंट के साथ इनका रिएक्शन हुआ, सपोज Cl के साथ हुआ, तो ये क्या किया, Cl के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि ये अपना जो 1 रुपया था ना, ये क्लोरीन को दे दिए, इनके ऊपर माइनस चार्ज इसलिए आ गया था। क्लोरीन का पहले कितना था? 17 था, और इनका 11 था। इनका स्टेबिलिटी के लिए 2 8 ही चाहिए, स्टेबल होना चाहते हैं ये, और इनका कितना था? 2 8 7। तो ये अपना एक एलिमेंट भाई साहब क्लोरीन के पास दे आए, तो ये भी स्टेबल हो गए, ये भी स्टेबल हो गए। अब क्लोरीन के पास पहले से 17 था, अब ये 18 हो गया, वहीं पे सोडियम के पास पहले 11 था और ये 10 हो गया।
तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। एकदम क्लियर है, ये सही होगा, क्योंकि पहले सोडियम का कितना था एटॉमिक नंबर 11, बाद में बेचारा एक दान कर दिया तो ये तो 10 ही हो गया ना। तो क्या करा, कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, एकदम सही है, ये ऐसे हो जाएगा कैटाइन। फिर क्लोरीन की बात आई, एनाइन इज स्मॉलर देन, यहीं पे ये गलत हो गया ना। अब क्लोरीन है, इसका 17 है और ये एक ले लिया तो ये बन जाएगा आपको एनायन, तो इसका 18 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बोला स्मॉलर, ये स्मॉलर नहीं होगा, ग्रेटर होगा, तो ये सही आंसर है ग्रेटर। नेक्स्ट आता है एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड, मतलब पीरियड किसको बोलेंगे, ये वाला जो नीचे का रो इस टाइप का रो होता है उसको पीरियड बोलते। अब एटॉमिक रेडियाई क्या हो गया, इधर से अगर हम इधर जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, घटता जाएगा। वहीं पे ये वाला जो रॉ है इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं ना। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ गए, तो यही था, क्लियर हो गया, ये भी क्लियर, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ट्रू। अगला प्रश्न है हमारा, साइंस का आखिरी प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट दैट इज नंबर ऑफ मोल्स एन ऑफ गैस वेरीज इन्वर्सली विथ इट्स वॉल्यूम, दिस इज नोन एज, तो ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर हो जाता है आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है बॉयल्स लॉ के अंदर। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा मतलब प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम का। तो ये या ऐसे हो जाता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, अगर वॉल्यूम इधर आ जाता है तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये तो गैस लॉ हो गया, सॉरी बॉयल्स लॉ हो गया। अब नेक्स्ट आता है चार्ल्स लॉ को भी देख लेते हैं। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, इसमें आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाता है, टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, तब इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये हो गया आपको चार्ल्स लॉ। अगला हम देखते हैं एवोगाड्रो लॉ, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, एवोगाड्रो लॉ के अंदर सॉरी टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और प्रेशर भी कांस्टेंट होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कोई भी गैस का जो बराबर वॉल्यूम होगा उसके अंदर नंबर ऑफ मोल भी सेम हो जाएगा। तो इसका फार्मूला कैसे हम लिख सकते हैं, तो इसका फार्मूला होगा V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट एंड प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको, एवोगाड्रो लॉ क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है गै-लुसैक्स लॉ, इसके अंदर क्या होता है, इसमें अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे ना तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ये गै-लुसैक्स लॉ है। ठीक है, अब तो प्रेशर मीन्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब P अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ गए, इसमें क्या होता है कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट क्या क्या चीज़ होता है, कांस्टेंट इसमें होता है आपको एक मास हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ ए गैस हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए गैस हो जाएगा। समझ गए, इसमें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गै-लुसैक्स लॉ क्लियर। तो आज था यही क्लास और आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले दिन हम करंट अफेयर का नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। टाइम बढ़ गया बट अप्रैल के अंदर BPSC का एग्ज़ाम होना है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।